उत्तराखंड में वन आंदोलन की बात करें तो हम यहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त हो गई थी ब्रिटिश द्वारा जो कठोर नियम बनाए गए थे जंगलों में, जिससे उन्हें काफ़ी पाबंदियाँ लगा दी गई थी जनता पर। जैसे 1911 में भी जो नेल्सन और स्टीपी जो वन बंदोबस्त जंगल बंदोबस्त किए थे, इससे इनके सरकार द्वारा ज़मीन को आरक्षित कर वनों को आरक्षित कर काफ़ी भागों पर कब्जा कर लिया गया। ऐसे के कारण जनता को काफ़ी समस्या हो रही थी। तो इसी के चलते आंदोलन का शोर जनता में रोष बढ़ रहा था, तो और आंदोलन का जोर भी शुरू हो गया था उत्तराखंड में। इसके बाद 1916 में कुमाऊं परिषद का जब गठन हुआ तो इसने मुख्य स्थानीय समस्या वन कष्ट व कूली बेगार जो उसमें से चल रही थी, कूली बेगार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की जनता की। इस परिषद ने ग्रामीणों को जागृत व संगठित करने का कार्य भी किया। यहाँ के लोगों की मूल समस्या वन समस्या ही थी, क्योंकि अधिकांश जनता ग्रामीण थी। यही वन समस्या कुमाऊं को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती है, जिससे परिषद में बखूबी निभाया। यहाँ ग्रामीण सरकार की वन नीति से नाखुश थी और इसको लेकर उनमें रोष व्याप्त था। पर्वतीय क्षेत्रों की समस्या जनता वनों से अपने आर्थिक और दैनिक कार्यकलापों में गहराई से जुड़ी हुई थी। आरक्षित वन क्षेत्र की घोषणा से स्थानीय जनता का रोष बढ़ा कि विरोध की पहली ज्वाला 1916 में नैनीताल वन प्रभाग में गोलाराजी में लगी आग के रूप में सामने आई। जनता में काफ़ी रोष काफ़ी बढ़ गया था। 1916 में जब कुमाऊं परिषद का गठन हुआ तो इसने जनता को काफ़ी संगठित करने का कार्य किया था। लोगों को अपनी जो समस्याएं थी उसे लड़ने के लिए उन्हें संगठित किया, उन्हें मजबूत किया। जब स्थानीय वन क्षेत्र सब आरक्षित कर दिए गए ग्रामीणों को में, जिससे काफ़ी जनाक्रोश हो गया, तो इससे लोगों ने क्या किया, काफ़ी विरोध किए उसमें। जैसे 1916 में नैनीताल वन प्रभाग में क्या गोलाराजी में आग लगा दी गई के द्वारा जनता द्वारा 1916 में। लेकिन उन्होंने सरकार ने काफ़ी हल्के में लिया इन चीज़ों को। फिर आया 1920-21 का दौर, जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जिस समय ब्रिटिश सरकार की काफ़ी जो अत्याचार वगैरह जो जनता पर बढ़ गया था, तो उसके और साथ में 1919 में हमारी जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, और अंग्रेजों का काफ़ी अत्याचार भी बढ़ गया था, जिसने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। असहयोग आंदोलन के समय हमारे उसमें वायसराय भारत के लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो ये असहयोग आंदोलन की हमारी जो शुरुआत हुई थी 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता नहीं, असहयोग आंदोलन की हमारी जो शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, और ये चला 5 फरवरी 1922 तक। 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ कि जो ये चोरी चारा की घटना हुई थी गोरखपुर में, चोरी चोरा गोरखपुर पड़ता है यूपी में। यहाँ पे क्या लोगों ने अहिंसा, काफ़ी लोगों ने क्या कर दी थी, जो वहाँ पुलिस स्टेशन था वहाँ पे आग लगा दी, इसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे। तो इससे महात्मा गांधी काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि वो अहिंसा के समर्थक थे। तो उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया। इस आंदोलन की हम बात करें तो 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में से पारित किया गया, जिसकी शुरुआत हो गई थी हमारी औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को, जो 5 फरवरी 1922 को चली। जो ये इसकी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, अंग्रेजों द्वारा अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था। फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड भी हो गया था, तो जिससे असहयोग आंदोलन की जरूरत पड़ी गांधी जी द्वारा, और फिर असहयोग आंदोलन किया।
ये असहयोग आंदोलन उत्तराखंड में लोगों में देशव्यापी आंदोलन को जगाने का काम किया। उत्तराखंड में भी तो इसी से जुड़कर उस समय वन नियमों के लिए भी काफ़ी रोष था। तो लोगों ने असहयोग आंदोलन से जुड़ के वन आंदोलन को भी आग मिली और हवा मिली। और 1916 में तो कुमाऊं परिषद का गठन हो ही गया था। तो इससे काफ़ी लोगों को संगठित किया और इस समय आंदोलन का दौर भी शुरू हो गया था। और वन आंदोलन काफ़ी जो समस्या काफ़ी थी उस समय, उसके लिए लोगों ने काफ़ी विरोध करना शुरू कर दिया था। जो असहयोग आंदोलन इसमें की भी भागीदारी रही। तो इसमें कुछ चुटकुले, आगजनी का, जंगलों में आग लगा देना, ये सब चीज़ें भी काफ़ी बढ़ गए थे ब्रिटिश को परेशान करने के लिए। कुमाऊं के जंगलों में आग का व्यापक दौर फरवरी 1921 से ही आरंभ हो गया था। यह वर्ष वर्षा की कमी के कारण जबरदस्त सूखे का भी था तथा इस कारण जंगलों में लगी आग पर काबू पाना एक चुनौतीपूर्ण। ग्रामीणों को क्या आग बुझाने के असहयोग ने इस चुनौती को अत्यधिक बढ़ा दिया, क्योंकि उस समय असहयोग का दौर भी शुरू हो गया था, जैसे मैंने बताया था 1 अगस्त 1920 से। तो लोगों ने जब आग बुझाने का काम ग्रामीण का था, तो उस समय असहयोग का दौर चल रहा था। तो लोगों ने आग बुझाने में भी ब्रिटिश सरकार की मदद करना बंद कर दिया। असहयोग बढ़ता था, जैसे वकीलों ने अपने वकालत करने के लिए वहाँ नहीं जाते थे। स्कूल जो छात्र छात्राएँ थे, जितने स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया। जितने कर्मचारी थे उन्होंने अपना काम धंधा जाना बंद कर दिया था। ये सब असहयोग के अंदर ही था। तो जंगलों में जैसे आग लग जाती थी, तो उस समय उस पर काबू पाना काफ़ी उनके लिए, अंग्रेज सरकार के लिए काफ़ी परेशानी होने लग गई, क्योंकि उससे उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा था। जिससे उनके द्वारा जो लगाए गए वन थे इतने सालों से, सभी जल के खाक हो रहे थे। और ग्रामीणों ने आग बुझाने के असहयोग ने इस चुनौती को और अत्यधिक भी बढ़ा दिया। आग और फैलती चली गई। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में ही जनवरी माह में बद्रीदत्त पांडे ने बागेश्वर में भी एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, पहले जब जंगलों में आग लगती थी तो उससे घास अधिक मात्रा में पैदा होती थी, जिसमें गाय भैंस ज़्यादा मात्रा में दूध देती थी। लोगों के पास घी होता था। अब आग के संरक्षण में घास दुर्लभ हो गई है। आग के संरक्षण में घास दुर्लभ हो गई है। जानवर कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। पहले जंगलों की बदौलत टीनों के हिसाब से घी मिलता था, अब टीनों के हिसाब से लीसा मिल रहा था। अतः जनता वन विभाग के साथ असहयोग की नीति अपनाए। तो असहयोग का दौर चला था, तो जनता ने असहयोग की नीति अपनाने का फैसला किया था। काफ़ी नुकसान हो रहा था इन्हें वाणिज्यिक तौर पर अंग्रेज़ों को, जैसे लीसा टीपना हो, काफ़ी उनके जो ट्रेनों के देवदार के वृक्ष जो होते थे, उस ट्रेनों के स्लीपर बनाते थे ये लोग। तो काफ़ी वाणिज्यिक फल था इनके लिए, काफ़ी हो रहा। तो सारे सब जल गए। इनके जो इतने सालों में जो वन उन्होंने बचाए थे, लगाए हुए थे, वो सब आगों का शिकार हो गया। और जनता इससे कॉपरेट नहीं कर रही थी। काफ़ी जंगल नष्ट हो गए। जगह जगह पर आगजनी शुरू हो गई, जैसे अल्मोड़ा में, रानीखेत, नैनीताल, गढ़वाल एरिया में, हर जगह। इसमें क्या हो गया कि जो ब्रिटिश सरकार की काफ़ी लीसा डिपो जल गए थे। काफ़ी एकड़ इतने एकड़ सारे जंगल नष्ट हो गए इनके। जो ये चीड़ के वनों से अंग्रेज़ों को जो वाणिज्य प्राप्त होता था, इन्हीं वनों में वनाग्नि का सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा था। जैसे अंग्रेज़ों ने ये 10-12 वर्षों में जितने भी चीड़ को पुनर्जन्म करवाया था, वो सब व्यर्थ हो चुका था। सब जल के नष्ट हो गए थे। काफ़ी नुकसान हो गया था इन्हें। ऊपर से जनता इन्हें कॉपरेट नहीं कर रही थी असहयोग के कारण। रीजन काफ़ी बौखला गई। उन्होंने क्या कर दिया कि आगजनी के संबंधी व्यक्ति की अगर कोई सूचना देता तो उसे 500 रुपये पकड़ने के लिए 500 इनाम देना शुरू कर दिया। इसलिए कि लोग के जो बनाए गए जो कड़े नियम थे, इनका विरोध करने में हर तरीके से विरोध कर रही थी। वन आंदोलन थे, इसमें पुरुष महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग थी। जैसे 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई। यह क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। दुर्गा देवी को पकड़ लिया गया था 1921 में सोमेश्वर से। सोमेश्वर ये पड़ता है अल्मोड़ा में। 1 महीने की कैद हो गई थी और जुर्म
और जुर्माना भी सौंपा गया। राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आंदोलन में। सरकार द्वारा इन चुनौतियों को निपटने के लिए अल्मोड़ा में दमन चक्र चलाया गया। बच्चों, बूढ़ों, संदेह पर हर किसी को गिरफ्तार कर दिया। सैकड़ों लोगों को जेल में ठूस दिया गया। बड़े बड़े नेता थे, कृष्णानंद उप्रेती, बलिदत्त पांडे, मोहन सिंह मेहता, सबको कत्यूर घाटी से सबको गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी लोग ये 1921 के समय कुली बेगार के बंद होने से भी काफ़ी रुष्ट थे। उन्होंने कहा कि यह आग प्रजा के असहयोगियों के कहने पर लगाई गई थी। मोहन सिंह मेहता के रूप में कुमाऊं की सर्वप्रथम गिरफ्तारी मार्च के तीसरे सप्ताह में धारा 107 के अंतर्गत हुई। तो मोहन सिंह मेहता ये कुमाऊं की सर्वप्रथम गिरफ्तारी देने वाले थे। जो ये आंदोलन था, ये आंदोलन जनता के पारंपरिक अधिकारों के अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसमें क्या हो रहा था, ये लोग मुख्यतः वाणिज्यिक दोहन वाले वनों, जो वाणिज्यिक रूप से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट थे, लकड़ी और लीज के लिए प्रयुक्त जो चीड़े वनों को ही आग लगाया जा रहा था। फिर ऐसा हो कि जैसे कि आपको पता है कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी आई थी 13 अप्रैल 1921 को। समिति जो बनी, इसने जनता में जो रोष था इसे शांत करने के लिए सरकार द्वारा इस कमेटी का जो गठन हुआ था। इन्होंने काफ़ी जगह जगह जाके ग्रामीण से मिले ताकि इनके अधिकारों इनके लिए रिपोर्ट तैयार की, सरकार को रिपोर्ट सौंपी। तो काफ़ी अधिकारों में काफ़ी ढील दी गई इनके द्वारा, इनकी रिपोर्ट में भी। जैसे यह आंदोलन थोड़ा धीरे धीरे गति इसकी थोड़ी कम हो गई। जैसे समिति ने ग्रामीण को कुछ अधिकार देने तथा कुछ वनों को उनके लिए खोले जाने की संस्तुति की उन्होंने अपने परामर्श दिए थे, जिससे कुछ सहमति को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और साथ में क्या हुआ था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को भी वापस ले लिया गया था। जो ये चोरी चोरा की हत्याकांड घटना हुई थी, ये 4 फरवरी 1922 को। फिर असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया था, जो 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के बाद इसका प्रभाव फिर कुमाऊं में भी पड़ा था, क्योंकि ये सारे लोग असहयोग अपना रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे सरकार की नीतियों का। तो इसका प्रभाव कुमाऊं पर भी पड़ा और सरकार द्वारा फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति की सिफारिशों पर आधारित सुविधाओं को लागू किए जाने से वन आंदोलन की गति धीमी हो गई थी। साथ में ये फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति का गठन कर सिफारिश की गई थी जनता के पक्ष में। तो उन्हें कुछ सुविधाएं दी, कुछ छूट दी, ढील दी गई, इससे वन आंदोलन की गति धीमी हो गई। पर क्या हुआ कि 1926 के बाद से आरक्षित वनों में अधिकार एवं सुविधाएं मिलने की आवाज़ उठनी शुरू हो गई दोबारा 1926 के बाद से, क्योंकि ये जनता की वन समस्या को दूर करने के लिए बनी जो सब फॉरेस्ट समिति थी, जो जनताओं की समस्या को दूर करने के लिए जो समिति बनी थी, इनसे उम्मीद कम हो गई थी अब। और वन समस्या के संबंध में दूसरी असंतोष की लहर उठनी शुरू हो गई थी। और ये लहर उठी सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ। अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो जब ये नमक कानून तोड़ा गया, जब ये दांडी मार्च गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से दांडी यात्रा निकली गई थी नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था सरकार द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी के साथ सब जुड़ते गए उनकी पैदल यात्रा में। 12 मार्च 1930 को नमक यात्रा शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को ये नमक कानून तोड़ा गया दांडी में। ये 24 दिन की यात्रा थी, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली 1930 को ये यात्रा। 24 दिन की ये यात्रा थी और वहाँ जाके सभी ने नमक कानून तोड़ा और साथ में सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस समय लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे और हमारे सभी दिन अवज्ञा आंदोलन हमारे जो चला ये नमक कानून तोड़ने 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 को, ये 5 मार्च 1931 तक
चला और ये इसलिए ख़त्म हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जो इरविन उस समय वाइस रहे थे हमारे भारत के। काफ़ी चीज़ों पर समझौता हुआ। तो ये सविनय आंदोलन की जब शुरुआत हुई 1930 के बाद से, और फॉरेस्ट कमेटी जो है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी से भी जनता असंतुष्ट हो रही थी। तो राष्ट्रवादी आंदोलन की लहर जो उठ रही थी, तो इससे वन आंदोलन को और अधिक व्यापक बना दिया गया। तो वन आंदोलन दोबारा से इसे हवा लगनी शुरू हुई। तो वनों के संबंध में दूसरी असंतोष, वनों के संबंध में दूसरी लहरें सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ उठी। इस समय ये प्रसिद्ध कवि गौरदा थे। इन्होंने पत्रिका में एक कुमाऊनी कविता विक्षण को विलाप शीर्षक नाम से कुमाऊनी कविता लिखी। तो विक्षण को विलाप एक कुमाऊनी कविता है गौरदा की। ये वन आंदोलन 30-31 के इस दौर में आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र प्रेरणा क्षेत्र से स्रोत ये सल्ट था। सल्ट क्षेत्र में जागृति का श्रेय इसके वन आंदोलन की जागृति का जो मुख्य केंद्र था इस समय पुरुषोत्तम उपाध्याय तथा लक्ष्मण सेन अधिकारी को दिया जाता है। सल्ट के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर सविनय अवज्ञा आंदोलन ने वन आंदोलन का रूप धारण कर लिया था। जो ये शक्ति पत्रिका थी 1918 से शुरू हुई। शक्ति पत्रिका ने हर्षदेव अली को काले कुमाऊं का मुसोलिनी की संज्ञा देकर इस आंदोलन में उनके नेतृत्व की सराहना की। जो शक्ति पत्रिका ने हर्षदेव अली को काले कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया संज्ञा दी थी। इस आंदोलन में उनके नेतृत्व की सराहना की थी हर्षदेव अली। अगर हम टिहरी रियासत में वन प्रबंधन आंदोलन की बात करें, टिहरी में 1885 में वन बंदोबस्त वन विभाग बना था और इसके अध्यक्ष पंडित केशवानंद थे। ये टिहरी रियासत में वन प्रबंधन आंदोलन इसमें देखेंगे। इसमें इनकी जानकारी 1840 ईस्वी से प्राप्त होती है। इस समय क्या हुआ था कि 1840 के समय टिहरी रियासत के जो राजा थे उस समय, इनके द्वारा एक विल्सन नामक एक व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति, वनों से उपज निकालने और वनों को पट्टे पे दिया गया, लीज पर दिया गया इसे विल्सन को। इसके लिए विल्सन राजा को एक मामूली नजराना देता था। काफ़ी कम कीमत पर इसे लीज पर दे दिया गया। करीबन 10 साल बाद इस लीज का समय समाप्त हुआ 1850 को। फिर इसे दूसरा पट्टा दिया गया लीज के लिए। काफ़ी कम कीमत, मात्र 400 वार्षिक की मामूली राशि पर 400 रुपये वार्षिक में क्या हर्सिल के उपरांत पड़ने वाली भागीरथी घाटी के वनों का पट्टा था। 1840-1850 के विल्सन द्वारा लकड़ी को काफ़ी दोहन किया गया, काफ़ी मात्रा में 10 वर्षों में काफ़ी कटान किया गया। जो इमारती लकड़ी, देवदार की लकड़ी होती थी रेल के सिरे पर बनाने के लिए, अभी एक पूरा अति मात्रा में दोहन हुआ। ये विल्सन ही था। विल्सन ने पहली बार जल मार्ग से लकड़ियों की ढुलाई का चलन शुरू किया। यह परिवहन की बिल्कुल नई और अत्यंत सस्ती तकनीक थी, क्योंकि परिवहन का जब साधन नहीं हो तो समय जगह परिवहन के उतना साधन नहीं हुआ था, रास्ते नहीं होते थे, तो नदी के द्वारा बहाव में बह के उसे नदी की धारा में बहकर चुने स्थानों तक पहुंचा दिया जाता था। सड़कों के अभाव के कारण विल्सन ने लकड़ी की ढुलाई हेतु नदी का प्रयोग किया। यह इससे काफ़ी अमीर हो गया था, जिससे ना यह काफ़ी बेहद अमीर हो गया था। विल्सन काफ़ी अमीर हो गया था। इसने क्या किया था, अपने मजदूरों के लिए अपने सिक्के चलाए। उसने मजदूर उसे राजा विल्सन भी कहते थे। भारत के कई हिस्सों पर जो पीछे रेलवे ट्रैक थे उसके द्वारा भेजे गए देवदार के स्लीपर लगाए गए थे। 1864 में ये विल्सन का पट्टा ये समाप्त हुआ। इसके बाद राजा भवानी शाह ने क्या किया, 1865 में उत्तर पश्चिमी प्रांत के सरकार को रियासत के लगभग सभी वनों का पट्टा मात्र 10,000 वार्षिक में दे दिया। ये लीज में दिया गया। ये 1885 में समाप्त हो गया। तब तक इस बीच ये हो गया था, काफ़ी वनों का काफ़ी दोहन हो गया था। फिर टिहरी में हुई वन विभाग की शुरुआत 1 मई
1825 को वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए टिहरी राज्य में ने एक वन संरक्षण के अधीन वन विभाग की स्थापना की। तो 1985 में वन विभाग की स्थापना की टिहरी रियासत ने 1885 में 1 मई के अध्यक्ष पंडित केशवानंद बने थे। वनों को संरक्षित किया। वनों में संरक्षण व सुधार, कृषि हेतु वृक्षों के नियंत्रित पातन पर रोक, अग्नि सुरक्षा, देवदार के रोप वन व समायोजन को नियमित किया गया। बिना अनुमति के मूल्यवान वृक्षों का पातन रोका गया। चराई शुल्क लगाए, जैसे पशु की चराई पर भी रोक लगा दिया गया। व्यवस्थित रूप से वन प्रबंधन वास्तव में ये हुआ था 1897 से शुरू हुआ था रियासत में। तो ये पंडित केशवानंद थे, इन्होंने वन क्षेत्रों के प्रबंधन में अमूल्य योगदान दिया। तो ये टिहरी की जनता थी, ग्रामीण थी, वन नियमों तथा प्रतिबंधों का कड़ा विरोध कर रही थी। 1897 से ही वनों हेतु अनेक नियम बनने लगे थे, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे 1897 से ही वनों का प्रबंध व्यवस्थित रूप से शुरू हुआ था। इसके किसी की बात से ही जनता का ये कड़ा विरोध शुरू हो गया था। वनों के सीमांकन होने से नाराज जनता इसे अपने हक को पर कब्जा मान रही थी। टिहरी रियासत द्वारा काफ़ी वन क्षेत्रों में सीमांकन कर आरक्षित कर दिया गया था। ये लोगों का जाना पर पाबंदी लग गई थी। जैसे 1930-31 में ये वन आंदोलन दोबारा से शुरू हो गए थे कुआं कमिश्नरी में वन समस्या को लेकर हो रहे कड़े विरोध का असर यहाँ भी होने लग गया था टिहरी रियासत में, जो कि 1930 के रवाई कांड के रूप में भी परिलक्षित हुआ। रवाई में जिस आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई, जो ये रवाई हत्याकांड है, इसे टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। हम रवाई कांड आंदोलन की बात करें तो टिहरी रियासत में आंदोलन का कारण भारतवर्ष में जन आंदोलन तथा स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे। उस समय जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, ये बताया। और तो लोग इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, जन आंदोलन, ये स्वतंत्रता संग्राम, इसमें लोग कूद पड़े थे, जिससे रियासतों के खिलाफ भी आंदोलन जोरों से चल पड़ा था। और टिहरी में क्या हुआ था कि टिहरी रियासत में मुख्य रूप से 1927-28 में वन नीति लागू की गई थी। ये भी यहाँ आंदोलन का मुख्य कारण था। इस नीति में क्या होता, ग्रामीणों के अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया तथा वनों में सरकार के वन क्षेत्र को काफ़ी बढ़ा दिया गया था। लोगों को दैनिक कार्य के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था काफ़ी। जो रवाई जो प्रदर्शन है, ये रवाई कांड इसी के संबंध में हुआ था। रवाई कांड हुआ था, ये टिहरी में हुआ था। ये 30 मई 1930 को, ये सविनय आंदोलन के दौर था। तो रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 को। उस समय टिहरी रियासत का शासक था नरेंद्र शाह। उस समय टिहरी रियासत का शासक था। इसने क्या हुआ था, जो जनता सभा कर रही थी, आए थे, जो धरना आंदोलन के लिए आए थे, इस पर गोली चलवाई दी थी। इसमें गोली चलाई थी, इसमें दीवान चक्रधर सुयाल, दीवान चक्रधर सुयाल है, इसने भीड़ पर गोलियां चला दी गई थी। इसे टिहरी का जनरल डायर भी कहते हैं। इसे टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो ये विरोध हुआ था तिलाड़ी के मैदान, रवाई में तिलाड़ी के मैदान में होता है, यमुना नदी के किनारे, वन नीति का विरोध में। यह घटना रक्त रंजित घटना टिहरी रियासत की दमन और जन प्रतिरोध की सबसे बड़ी घटना थी। वन व्यवस्था जो 1927-28 में टिहरी में हुई थी, वन नीति नहीं, वन व्यवस्था ने रवाई की जनता में व्याप्त असंतोष को बढ़ावा दिया था। तो 1927-28 में क्या हुआ था कि जब रवाई के किसानों ने रियासत के वन विभाग से अनुरोध किया था कि उनके जानवरों को चराने के अधिकार उन्हें नई वन नीति के अंतर्गत मिलने चाहिए। जो 1927-28 में नई वन नीति, अपने जानवरों को चराने के लिए नए अधिकार मिलने चाहिए। तो वन विभाग ने उनसे कहा था कि अपने जानवर को पहाड़ से लुढ़का दो।
इसी कारण जनता के आक्रोश में रवाई क्षेत्र की आज़ाद पंचायत अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी। ये आज़ाद पंचायत ये रवाई क्षेत्र में इसके विरोध में इस पंचायत का गठन हुआ था, जिसका नेतृत्व ये दयाराम कर रहे थे। ये आज़ाद पंचायत थी 1930 में बनाई गई थी। ये पॉइंट याद करना, दयाराम इसके वो अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस समय रवाई क्षेत्र में आज़ाद पंचायत अत्यधिक लोकप्रिय हो गई थी। आज़ाद पंचायत जगह जगह सभाएं कर रही थी। जब ये रवाई कांड हुआ है, जब ये चक्रधर जुएल ने लोगों पर ये गोली चला दी गई थी दुर्व्यवहार के बाद, उस समय जो टिहरी रियासत के शासक थे नरेंद्र शाह यूरोप के दौरे पर थे, वरना यह हत्याकांड नहीं होता। रवाई की जनता द्वारा ये चक्रधर जुएल हो गए जो दीवान थे वहाँ के, और ये वन विभाग अधिकारी पद्मदत्त रतूड़ी ये वन विभाग अधिकारी थे वहाँ के। वायसराय से शिकायत की थी लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे लोगों को काफ़ी धक्का मिला टिहरी के लोगों को। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस की जो राष्ट्रव्यापी लहर टिहरी रियासत में भी अपने पांव पसार चुकी थी। टिहरी के युवा कांग्रेस से जुड़ने लगे थे। तो क्या हुआ था, 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रधानमंडल की स्थापना हुई। इस संगठन को नई दिशा श्रीदेव सुमन ने ही दी। तो कांग्रेस से लोग जुड़ने लग गए थे, और तब आगे जाके 23 जनवरी 1939 को क्या देहरादून में 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई देहरादून में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई 23 जनवरी 1939 को देहरादून में। इस संगठन को आगे नई दिशा श्रीदेव सुमन ने दी। इस संगठन के नेतृत्व में टिहरी की जनता रियासत के विरुद्ध आंदोलन करती रही। आंदोलन का बड़ा कारण यही कहीं ना कहीं वन समस्या ही थी। जनता के लंबे संघर्ष के परिणामस्वरूप 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया था। तो भारत में टिहरी रियासत का विलय हुआ था 1 अगस्त